नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 10 मार्च से शुरू होने जा रहा है, जो कुल 15 दिनों तक चलेगा और इसमें 9 बैठकें आयोजित की जाएंगी। हालांकि इस सत्र की अवधि को लेकर सियासी संग्राम भी छिड़ चुका है। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र, जहां सरकार की नीतियों पर विपक्ष का हमला तय है, सवालों की बौछार होगी तो सत्ता पक्ष के जवाब भी कम नहीं होंगे। क्या ये सत्र महज हंगामे की भेंट चढ़ेगा या फिर नीतिगत चर्चाओं का मंच इस बार बनेगा? आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। उसके पहले एक नजर इस खास रिपोर्ट पर। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 10 मार्च से 24 मार्च तक आयोजित होगा, जिसमें कुल 9 बैठकें होंगी। 12 मार्च को राज्य का बजट पेश किया जाएगा, जिसका आकार 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विधानसभा के आगामी सत्र की तैयारियों की समीक्षा बैठक की। बजट सत्र शुरू होते ही विपक्ष हमलावर है। कांग्रेस का दावा है कि सरकार की योजनाएं दिखावे की राजनीति है, जनता पर इसका कोई असर नहीं है। कांग्रेस सत्र की कम अवधि पर भी सवाल उठा रही है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग की। उन्होंने जनता से भ्रष्टाचार और अपराध से जुड़े सबूत साझा करने की अपील भी की है, ताकि वे इन्हें विधानसभा में उठा सकें। सरकार विधानसभा सत्र चलाना नहीं चाहती। 9 दिन का सत्र है। मध्य प्रदेश के इतिहास के अंदर पहली बार हो रहा बजट सत्र, जो हमेशा 1 से 1.5 महीना चलता था, 2 महीने चलता था, लेकिन मध्य प्रदेश के इतिहास के अंदर ये 9 दिन का सत्र कर दिया गया। तो भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या कर रही है। हमने राज्यपाल जी को भी इस बारे में ज्ञापन दिया। क्यों भारतीय जनता पार्टी नहीं चलाना चाहती? क्या आप अगर विकास कर रहे तो आप क्यों नहीं विपक्ष के सवालों से आप बचते हो? क्यों जनप्रतिनिधि, विधायक, सत्ता पक्ष के पक्ष के, वो अगर अपनी बात करना चाहते अपने क्षेत्र की, पानी की, जल की, बिजली की, सड़क की, तालाब की, तो उसकी बात क्यों नहीं करना चाहती भारतीय जनता पार्टी? मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दावा करते हुए कहा कि ये बजट सत्र प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाएगा। प्रदेश के वित्त मंत्री ने भी भरोसा देते हुए कहा कि हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस मुद्दा विहीन हो गई है और विपक्ष की भूमिका सही से नहीं निभा पा रही है। बीजेपी के अनुसार सरकार विकास के विजन के साथ करप्शन और अपराध पर जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है और कांग्रेस बेवजह सत्र की अवधि को लेकर हंगामा कर रही है। विपक्ष का तो काम ही है भाई सवाल उठाना, विपक्ष उठाना ही चाहिए और हम लोग उसके लिए तैयार हैं जवाब देने के लिए, क्योंकि हमने काम किया है, ज़मीन पर काम किया हमारी सरकार ने, और हम सब मिलकर के उस प्रदेश को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। जैसे अभी आपने GIS की बात की, सिंचाई के मामले में देख लीजिए आप, हमारी कैन बेतवा लिंक परियोजना है, कितने दिनों की इंतजार कर रही थी वो परियोजना, जिससे हमारे लगभग 10.5 लाख हेक्टेयर की सिंचाई एक परियोजना से, जो बहुत बड़ी अपने यहाँ पर बड़ी बात है। तो कांग्रेस वाले क्या बात करेंगे? पूरे कांग्रेस और अंग्रेजों ने मिला के 7 लाख हेक्टेयर में सिंचाई कर पाए। हम 20 साल में कहां पहुंचा दिया भारतीय जनता पार्टी ने। तो सवाल ये है कि क्या ये बजट सत्र जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेगा या फिर हर बार की तरह बयानबाजी और सियासी आरोपों की गूंज में दब जाएगा? हंगामा, आरोप प्रत्यारोप और बहस के बीच क्या बजट सत्र में असल मुद्दे कहीं खो जाएंगे? महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की समस्याओं पर क्या ठोस चर्चा हो पाएगी? और क्या विपक्ष अपनी रणनीति में सफल होगा या फिर सत्ता पक्ष हर दावे का जवाब देकर बाजी पलट देगा? ब्यूरो रिपोर्ट, TV 24 न्यूज। सदन, सियासत और सरोकार, आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता डॉक्टर वाणी आहलूवालिया जी जुड़ी है। वाणी जी, आपका बहुत स्वागत है इस चर्चा में। कांग्रेस प्रवक्ता संतोष गौतम जी प्रतिपक्ष का पक्ष रखेंगे। संतोष जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरी जी भी इस चर्चा का अहम हिस्सा है। भूपेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वाणी जी, लगातार ये बात कही जा रही है विपक्ष के द्वारा कि सत्र बहुत छोटा है, बातें नहीं रखी जा सकेंगी, लेकिन सत्ता पक्ष की हम बात करें तो सरकार कितनी तैयार है बजट सत्र को लेकर और किस तरह की सौगातें प्रदेश में मिल सकती है इस बार जनता को? सबसे पहले तो
और मेरे साथ भूपेंद्र जी और कांग्रेस प्रवक्ता और आपको भी मैं प्रणाम करती हूँ अमित जी। नमस्ते। देखिए बहुत स्पष्ट और साफ है, भारतीय जनता पार्टी का जो इरादा है वो धरा पर विकास की नीतियों की जो पूरी योजना है उसका विस्तार करना, और उसके लिए बजट सत्र एक बहुत उपयोगी तंत्र होता है जिसके माध्यम से हम संकल्पित हो जाते हैं हमें विस्तार किस दिशा में कहाँ करना है और कहाँ किस चीज की लागत होगी। परंतु जो विपक्ष के, मैं अभी आपने जो बयान रन करवाए वो जो मैं सुन रही थी, मैं बड़ी अचंभित हूँ। जो लोग, जो नेता विपक्ष के, जो शीर्ष नेतृत्व कहलाता है मध्य प्रदेश के कांग्रेस का, वो खुद इतने दागदार हैं कि वो नैतिकता की बात कर रहे हैं। ये देखिए झलझलावा है इनका, इनकी करनी और कथनी कहीं भी मेल नहीं खाती। उमंग सिंघार जैसा व्यक्ति हमारे ऊपर उंगली उठाए, पहले तो 4 उंगली उनके खुद की तरफ पॉइंटेड है, वो तो खुद उनको अपनी करनी पर ध्यान देना चाहिए। इतना बड़ा विवाद है उनके नाम, उनके कथनी से जुड़ा हुआ, जो कि उनकी पत्नी ने उठाया हुआ है। ऐसा व्यक्तित्व अगर हमें दिशा दिखा रहा है तो आप समझ सकते हैं कि उनके खुद की मानसिकता कैसी है, उनकी जनता के लिए क्या संकल्प है, और ऐसे व्यक्ति को तो इस पद पर रहना नहीं चाहिए। ये कांग्रेस पहले ये स्पष्ट करे कि उसकी मंशा क्या है, उसकी दिशा क्या है, विचारधारा क्या है, और उसके अनुकूल फिर बात करे। हमें चाहिए कि विपक्ष हमारे साथ खड़ा हो, विपक्ष समझदार हो, सकारात्मक हो, परंतु हमारा विपक्ष जो है वो इतना नकारात्मक है कि वो किसी भी सदन की प्रक्रिया को चालू होने नहीं देता, वहां चर्चा होने नहीं देता, समय खराब करने की इनके पास पूरी योजनाएं हैं। और विधानसभा का सत्र जो होता है उसमें नियमित रूप से नियम अनुसार पहले से ही प्रावधान रहते हैं कि आप अपने अपने विषयों को लेकर चर्चा कर सकते हैं, आप आमंत्रित हैं और आप ठोस मुद्दों पे बात करिए। परंतु सदन क्या, ना समय खराब करिए ना वहां की गरिमा को खराब करिए। जी संतोष जी, समय तो बहुत ही कम इस बार मिलेगा चर्चा करने के लिए, लेकिन ठोस मुद्दे किस तरह से उठा सकता है विपक्ष इस बार सदन के भीतर और सदन के बाहर? देखिए अमित जी, सबसे पहली बात तो ये है कि क्यों इतना छोटा सत्र रखा गया, क्योंकि जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाहती है कि जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं वो सदन में आए, क्योंकि वो उनसे सवाल पूछे जाएंगे कि मोदी की गारंटी के नाम पर जो जनता को छला गया, जो जनता से कहा गया था कि 2700 रुपए गेहूं का समर्थन मूल्य देंगे, ये घोषणा पत्र में था, कांग्रेस नहीं कह रही है। 3100 रुपए धान का समर्थन मूल्य देंगे, ये भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में था। शिवराज सिंह चौहान जैसे दुनिया के सबसे झूठे व्यक्तियों में से एक, उन्होंने कहा था कि 3000 रुपए लाडली बहनाओं को हम देंगे जैसे ही पैसा आएगा। पैसा आ भी गया, सरकार कहती है कि हमारे पास बजट की कोई कमी नहीं है। जी अमित जी। जी संतोष जी, आपकी बात पूरी करें। जी हाँ, मैं वही कह रहा हूँ अमित जी। तो ये जब उनको पता है कि सवाल पूछे जाएंगे कि 3000 रुपए लाडली बहनाओं के खाते में क्यों आएंगे, क्योंकि सरकार तो कह रही है कि भरपूर पैसा है। जब भरपूर पैसा है तो यही तो कहा गया था कि जैसे ही पैसा आएगा हम लाडली बहनों के खाते में 3000 रुपए देंगे। 1250 के 1500 तक नहीं कर पाई आज तक सरकार। सोयाबीन के किसानों को 6000 रुपए का समर्थन मूल्य नहीं दे पाई सरकार। और भारतीय जनता पार्टी इतने बौखलाए हुए हैं कि जब ये प्रश्न उनसे पूछने के लिए बातें सामने आ रही हैं तो हमारे नेता प्रतिपक्ष पर वो व्यक्तिगत हमले कर रहे हैं। वाणिज्य एक महिला है और मैं इस बात पर नहीं जाना चाहता कि किस पार्टी की वो प्रवक्ता है। वो ब्रजभूषण शरण सिंह की पार्टी की प्रवक्ता है, कुलदीप सेंगर की पार्टी की प्रवक्ता है, वो राघव जी की पार्टी की प्रवक्ता है, वो संजय जोशी की पार्टी की प्रवक्ता है, और उस प्रधानमंत्री की पार्टी की प्रवक्ता है जो सीरियल रेपिड प्रज्वल रेवन्ना के लिए वोट मांग रहा था। तो ऐसे लोगों से हमको किसी नैतिक उपदेश की आवश्यकता नहीं है। वाणी जी, पहले प्रज्वल रेवन्ना के पक्ष में मोदी जी को कहिए कि कभी खड़े ना हो दोबारा। उनसे कहिए कि कुलदीप सेंगर को बचाने की कोशिशें जो हमने की थी उसके लिए राष्ट्र से माफी मांगेंगे। ब्रजभूषण शरण सिंह जो सीरियल ऑफेंडर था उसके लिए माफी मांगे। वाणी जी, आपके बीच में मैं नहीं बोला। ठीक है, आप महिला हैं, आज विषय पर सदन पर आज बात करेंगे, सदन पर बात करेंगे। व्यक्तिगत हमला मत कीजिए हमारे नेता प्रतिपक्ष पर। जब व्यक्तिगत हमला आप एक तरफ करेंगे तो 4 उंगलियां आपकी तरफ उठेंगी, इसलिए उन सब पर जाइए। मैं फिर आप करूंगा वाणी जी, आपसे जवाब जरूर लूंगा। फिलहाल हम सदन पर ही चर्चा करें और मैं सभी पैनलिस्ट से निवेदन करूंगा कि चर्चा सदन पर ही केंद्रित हो। भूपेंद्र जी का रुख कर लूंगा। भूपेंद्र जी, सत्र की अवधि कम होना क्या ये इंगित करता है कि सरकार महत्वपूर्ण विषयों पर बात करने से बच रही है, जैसे कि विपक्ष का आरोप है, या फिर आपका विश्लेषण क्या कहता है? क्या इस संक्षिप्त सत्र को भी बहुत ज्यादा फलदायी, बहुत ज्यादा हितकर बनाया जा सकता है? देखिए, सदन में दोनों पक्षों की जिम्मेदारी होती है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे वो विपक्ष हो। जी। और
बिना समन्वय के एक सत्र, कोई भी सदन का सत्र नहीं चल सकता। और देखिए, अपने अपने विधायक चुन के आते हैं, उनकी समस्याएं रहती हैं, और बजट सत्र तो बहुत महत्वपूर्ण होता है। हर विधायक चाहता है, हर मंत्री चाहता है, हर क्षेत्र का व्यक्ति चाहता है कि उसको कुछ मिले, राज्य को ऐसा कुछ मिले जिससे वो अपने विधानसभा क्षेत्र में बता सके। और ये एक साल भर का खाका होता है, और इस खाका को तैयार करने के लिए पूरी मिशनरी काम करती है, उसमें विपक्ष के, क्योंकि लेखा अनुदान समिति के जो सदस्य होते हैं, जो विधायक होते हैं, वो भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उसमें पक्ष और विपक्ष दोनों के होते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। लेकिन बात यहाँ पे सत्र की समय की है, तो सत्र तो हमेशा बड़े होने चाहिए, लेकिन अगर जितना समय मिला है उसका समय का भी सदुपयोग होना चाहिए, क्योंकि जनता अब ये चाहती है कि जो भी चीज चले उसके परिणाम आए, उसके रिजल्ट आए, और मतदाता ये चाहता है कि जिस तरह से जैसे अभी हमारे कांग्रेस के साथी कह रहे थे कि मोदी की गारंटी और इस तरह से, तो वो जो गारंटी है वो तो देखिए उनका जो जिस तरह से उनका काम करने का तरीका है, उस तरह से उनको सत्ता में मिली है। अब आपको उसके लीकेज पॉइंट देखना है। तो अभी देखिए सत्ता में देखिए 4 लाख करोड़ का बहुत बड़ा जैसे मध्य प्रदेश का राज्य है और इस हिसाब से 7.5 करोड़ आबादी है, उसके लिए 4 लाख करोड़ का बजट आएगा। तो सबसे बड़ी बात, जो सरकार जब से आई है, जब से हर 2-3 महीने में कर्जा ले रही है, अभी 2-4 दिन पहले 6,000 करोड़ का लिया, तो ये जो योजना है, लेकिन साथ में वो वचन पत्र को भी लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ये समझ में आया, मैं अपने विश्लेषण से ये समझ सकता हूँ कि जब से मोहन जी आए हैं और जो केंद्र के प्रति समन्वय हो रहा है, उससे वो जिस तरह से गेहूं का मूल्य 2600 कर दिया जो 2700 का था, और जो आवास, अटल आवास योजना है, लगभग 9 लाख 9.5 लाख मकान बनाने के लिए है, तो उसके प्रति कर्मचारियों के केंद्र ने वैसे ही कर दिया है। तो ये जिस हिसाब से चल रहा है, लेकिन समस्याएं मूल रूप से हैं कि जैसे अभी समिट हुआ, और समिट की क्या मूल रूप से धरोहर पर जो साबित होना है इन्वेस्टमेंट, वो इश्यू है। प्रदेश में जो महिलाओं की स्थिति है, जिस तरह से केसेस हो रहे हैं, उन चीजों का भी समन्वय कराना पड़ेगा। बेरोजगारी है, किसानों की समस्याएं हैं, लेकिन किसानों के लिए तो उन्होंने अभी धान का भी वो दे रहे हैं। तो ये सब चीजें हैं जिस तरह से जहां पे विपक्ष घेर सकता है, लेकिन जो समय मिला है विपक्ष को, उसको सदन में एक अच्छी भूमिका निभाना चाहिए, जिससे क्या होता है कि जो उनके विधायक होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, उनके प्रति एक ऊर्जात्मक जाता है। लेकिन हमको विरोध करना भी चाहिए, लेकिन विरोध में भी सकारात्मक चीज होनी चाहिए। अगर सकारात्मक चीज नहीं होगी तो नई जनरेशन जो है जिस तरह से आ रही है, तो वो विरोध को एक एजेंडा बना लेती है। लेकिन हमको पहले सुन के उनका घेराव करना चाहिए कि जिस तरह से राज्य में हर व्यक्ति के ऊपर कर्जा बढ़ रहा है, जिस तरह से स्थितियां हो रही हैं, जो सुरक्षा की ओर जिस तरह से, लेकिन इन पहलुओं को बारीक से परीक्षण करना चाहिए और अपने विधायकों को बताना चाहिए और उस संगठनात्मक रूप से घेरना चाहिए, क्योंकि आज समय इस तरह से जी व्यर्थ करने की नहीं, बल्कि सरकार को फ्लोर पे घेरे और उसके लिए एक अच्छी लीक तैयार करें। मेरा तो यही कहना होगा, क्योंकि मैं भी एक आम मतदाता भी हूँ, साथ में रिपोर्टर पत्रकार भी हूँ, तो साथ में ये भी चाहूंगा कि एक मतदाता की भी आवाज उठाई जाए सत्ता और विपक्षी के रूप में, और एक आम नागरिक का भी कर्तव्य निभाया जाए। बिल्कुल वाणी जी, विपक्ष तो हालांकि मुद्दों के साथ में तैयार है और लगातार इसकी शुरुआत भी करता हुआ विपक्षी खेमा दिखता है, लेकिन सत्ता पक्ष के विधायकों की जहां तक बात है, तो कितनी तैयारी सत्ता पक्ष के विधायकों की है? और जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि इस बार का जो बजट सत्र होगा, कितना उम्मीदों पर खरा उतरने वाला होगा जनता की? देखिए, मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि हमारी जो नियत है, नीति है, वो बहुत स्पष्ट और साफ है। हमने विकास की योजनाओं के ऊपर ये बजट का विस्तार करना है, और बजट का जब हम चर्चा करते हैं, तो चाहे वो कृषि विभाग का हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हो, चाहे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए हो, तो हमारा दृश्य और हमारी जो योजना की जो पूर्ति होनी है, वो इस प्रदेश के लिए रोजगार उत्पन्न करने के लिए, व्यवसाय बढ़ाने के लिए, एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए, और तमाम वो जरूरतें पूरी करने के लिए होती है, जिससे कि इस प्रदेश की उन्नति होगी। और मैं एक और चीज बोलना चाहूंगी, हमारे प्रदेश का डेट जीडीपी रेशियो वो बहुत अच्छा है। आरबीआई ने भी उसके लिए हमें एक टूल दिया है कि जिससे हम नाप सकते हैं कि हम किस ओर प्रगति कर रहे हैं। इसकी तुलना में यदि मैं कुछ कांग्रेस शासित प्रदेशों का उल्लेख करूंगी, तो आप हैरान होंगे, केरला का डेट जीडीपी रेशियो 37% है।
आंध्र प्रदेश का 34% और वेस्ट बंगाल का 39%। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रेशियोज है। और यहाँ कौन सी सरकार है? तो सुशासन तब होता है जब फाइनेंशियल डिस्क्रिशन के साथ हम उस प्रदेश में शासन भी लागू करते हैं, वहां पर आर्थिक नीतियों का भी विस्तार करते हैं और देश प्रदेश की जनता के लिए भी हम अच्छे अवसर प्रदान करते हैं। ये भ्रमित करने वाली बातें होती हैं और ये मैं जानती हूँ। बार बार हर डिबेट में कांग्रेस प्रवक्ता निरंतर 4 या 5 पंक्तियों को रट के आते हैं और वही दोहराते हैं। वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि इनके पास कोई सकारात्मक विकल्प नहीं है। इन्हें राजनीतिक रोटियां सेक कर सुर्खियों में रहना है। कुछ तो आपके जैसे टीवी चैनल्स के ऊपर बोलना ही पड़ेगा, परंतु ये वहां दृश्य क्यों नहीं घुमाते अपनी, जहां पर इनकी खुद की अनियमितताएं हैं। आज तो इनको बहुत बुरा लग गया कि मैं बोल रही हूँ कि उमंग सिंघार के व्यक्तिगत उस पर टिप्पणी की है। जो टिप्पणी की है आज देश प्रदेश के अखबारों में है, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे चल रहा है। और देखिए, जहां आप जनता के हित की बात करते हैं तो वो जिस महिला की मृत्यु हुई है उनके घर पर, वो भी इसी प्रदेश में थी, इसी प्रदेश हकदार थी वो। चलिए संतोष जी का मैं रुख कर लेता हूं। संतोष जी, क्या इस बार बहुत ही ठोस मुद्दों के साथ विपक्ष सदन में सत्ता पक्ष को घेरता नजर आएगा या फिर वही मुद्दे होंगे जिसकी गूंज पिछले बार भी सुनाई दी थी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बेहद कमजोर नजर आने लगे जब वो कहते हैं कि लगातार कांग्रेस पार्टी 4-5 लाइनें रटती हैं। 4-5 लाइनें बेहद महत्वपूर्ण हैं और जो ये हजारों लाखों किसानों के साथ जुड़े हुए हैं। हम कह रहे हैं कि 2700 रुपए गेहूं का समर्थन मूल्य क्यों नहीं दिया, तो ये 5 साल तक पूछेंगे। आप इस भ्रम में मत रहना, आप शांत रहिए। आपके बीच में मैं नहीं बोला था, इनको शांत कराइए पहले, इनको शांत कराइए। मैं ये कह रहा हूँ 2700 रुपए बहुत महत्वपूर्ण होता है। गेहूं का समर्थन मूल्य क्यों नहीं दिया गया? 3100 रुपए धान का समर्थन मूल्य क्यों नहीं दिया गया? किसानों को सोयाबीन का समर्थन मूल्य क्यों नहीं दिया गया? लाडली बहना को 3000 कब देंगे? ये बौखला जाते हैं जब इनकी दुखती रग पर कांग्रेस हाथ रख देती है। और ये उमंग सिंघार की बातें कर रहे हैं जिनके ऊपर आरोप लगाने के पहले भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि किन किन साजिशों में लिप्त रही है। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कैसे कैसे रेवन्ना जैसे सीरियल रेपिस्ट, 3000 महिलाओं का रेपिस्ट, उसके प्रधानमंत्री खड़ा होकर वोट मांगता है। माफी मांगना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को। उनको कहना चाहिए कि मैं उस राजनीतिक दल के प्रवक्ता हूं जिसका प्रधानमंत्री। सवाल आपसे ये था कि कौन से मुद्दों पर विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरता दिखेगा? क्या सिर्फ महंगाई, बेरोजगारी के विषय को लेकर सदन के अंदर जाएंगे या इस बार कोई नए मुद्दे भी आपने शुमार किए हैं? हम पूछेंगे कि प्रदेश पर जो 4.25 लाख करोड़ का जो कर्जा है उसको निपटाने के लिए आपके पास क्या ठोस कार्य योजना है? आपके पास नए राजस्व साधन डेवलप करने की कौन सी योजनाएं हैं? आपके पास 57,000 रुपए जो प्रति व्यक्ति पर कर्जा है मध्य प्रदेश के, उसको हटाने के लिए कौन सी आपने नई चीजें की हैं? अगर रेत और शराब को छोड़ दिया जाए तो राजस्व का क्या कोई नया साधन आपने अपने रोड मैप में बनाया है? ये सब भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ नहीं है, इसीलिए इनकी नीयत ही खराब है। अगर ये छोटा सत्र रख रहे हैं तो आप समझ जाइए कि विपक्ष को क्या प्रश्न उठाने देंगे। जानबूझकर इन्होंने पहली नीति के तहत ही अपना पहला मास्टर स्ट्रोक खेला है कि सदन की अवधि को छोटा कर दिया है। इससे आप समझ जाइए कि कांग्रेस जो मुद्दे उठाएगी कितना उठाने देंगे। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बौखला गई है। इनके पास न विजन है, न कोई नीति है, न नियत है। जनता यहां पर त्राही कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता कांग्रेस वालों पर आरोप लगा रहे हैं। सत्ता हमारी नहीं है वाणी जी, सत्ता आपकी है। सवाल आपसे पूछे जाएंगे। आप हमसे उमंग सिंघार, नेहरू जी और राहुल गांधी से सवाल मत पूछिए। डॉक्टर वाणी अहलुवालिया जी जवाब दीजिए। कर्ज, राजस्व जैसे कई गंभीर विषय हैं जिस पर सदन में आप घिरते दिखेंगे, तो क्या तैयारी है पूरी? बिल्कुल तैयारी है और मैं आपको आश्वस्त करती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को जनता से जो समर्थन मिलता है वो पूरे देश में हमें बिल्कुल सवाल पूछेंगे। इसलिए बौखला गए। इनके पास खुफिया रिपोर्ट है कि कांग्रेस की तैयारी कितनी है, तो बौखला भारतीय जनता पार्टी कहीं मैदान में नहीं है, वो इतना घबरा गई है कि बजट सत्र को पूर्ण नहीं करना चाहती। और ये जो झूठ परोसते हैं उसका जवाब इनको मुंह में मिला है। वहाँ खाता भी नहीं खुला दिल्ली में। तो आप देखिए जितनी जनता है पूरे देश की, ये सबकी संतोष जी फिर आऊंगा आपके पास, निश्चिंत रहें जी। जनता विश्लेषण करती है, जनता आंकलन करती है। इसलिए जब इन्होंने महाराष्ट्र में भी ये झूठ फैलाने की कोशिश की थी इलेक्शंस के दौरान, ये हार गए। दिल्ली में भी इन्होंने वही किया। तो जनता ये एक्सेप्ट कर चुकी है कि कांग्रेस पार्टी मुद्दा विहीन है, कांग्रेस पार्टी भ्रमित है, कांग्रेस पार्टी की कोई विचारधारा नहीं है और कांग्रेस पार्टी देश के विकास के जुड़े हुए मुद्दों के साथ नहीं खड़ी है। इसलिए कांग्रेस को निरंतर बार बार
प्रचंड हार का सामना करना पड़ता है। रही बात मध्य प्रदेश के वित्त सत्र में, आप देख लीजिएगा, हमें यहाँ पर बहुत सरल और बहुत सुदृढ़ योजनाओं का लाभ की घोषणा होगी। यहाँ पर बहुत सीमित समय में बहुत उत्कृष्ट चर्चाएं होंगी और कौन है गूगल पर और उनके विधायक यही आग्रह है कि सकारात्मक चर्चा में भाग लें, जनता के मुद्दों के साथ खड़े रहें और जनता के हित में बात सुनने को तैयार नहीं हो। डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरी जी का मैं रुख कर लूंगा। जी डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरी जी, 24 और 25 फरवरी को हमने GIS समिट शानदार तरीके से भोपाल में संपन्न की है। इसके बाद वित्त आयोग का दौरा मध्य प्रदेश में हुआ, इस दौरे का आखिरी दिन, और अब 12 मार्च को पेश होगा मध्य प्रदेश का बजट। ये जो पूरी टाइमलाइन है, किस तरह से आप देखते हैं? इस सब के बाद जब बजट पेश हो रहा है तो क्या इस बार आकार तो वृहद होगा ही, लेकिन प्रायोगिक तौर पर धरातल में कुछ ऐसी घोषणाएं भी हो सकती हैं जो कि आने वाले सालों में बहुत कारगर साबित होती दिखेंगी? देखिए, बजट में GIS का जो समिट हुआ है उसकी जो निवेश है उसकी भी चर्चा होगी जी। और दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण है, जो बजट से पहले वो लागू करना चाहते, जो कि कांग्रेस और चाहती थी कि किसानों की बात हो, तो किसानों के लिए उन्होंने 2700 नहीं 2600 रुपए की घोषणा कर दी है गेहूं की, और धान पे बोनस 2000 रुपए हेक्टेयर का किया है। तो वो एक काफी रिलीफ वाला पॉइंट है जिस तरह से, लेकिन साथ साथ रोजगार जनरेट के लिए वो समिट की बात करेंगे और जो जिस तरह से जो उनकी केंद्र सरकार की योजनाएं चल रही हैं और जिस तरह से हम बारीक अगर निरीक्षण करें तो अभी वित्त आयोग के अध्यक्ष पगोड़िया जी भी आए थे और उन्होंने भोपाल में एक समन्वय किया बजट के बारे में और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। तो जिस तरह से मुझे ये समझ में आ रहा है कि जिस तरह से केंद्र सरकार डबल इंजन की जो बीजेपी कहती है उस हिसाब से फीडबैक दे रही है, तो ये मध्य प्रदेश राज्य बहुत महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि राजनीति का अगर आधार माना जाए तो मध्य प्रदेश में हुआ है। चाहे अटल जी जैसे नेता रहे हों, वो यहाँ से ही चुनाव लड़ते थे, तो ये राज्य जनता के लिए भी और भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से बात करेंगे, लेकिन जो जिस तरह से बढ़ रहा है, कर्ज बढ़ रहा है और जो GDP का जो उनका स्टेट की जो भागीदारी है 6 पॉइंट से कहां तक बढ़ती है, ये भी देखना पड़ेगा। और जो सरकार की योजनाएं हैं जो उन्होंने लाडली बहना के लिए उस पर कहेगी कि 3000 रुपए देने का, लेकिन वो तो अभी मुश्किल है, लेकिन वो धीरे धीरे करेंगे। लेकिन निश्चित रूप से ये सत्र बड़ा हंगामेदार रहेगा और मुझे लगता है कि ये 9 बैठकों के पहले ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि मैंने पूर्व शत्र देखे हैं उस तरह से शोर गरावे के साथ, क्योंकि सरकार अपना बजट पेश करेगी, बजट में अभिभाषण के साथ ही बहस में मुद्दा बनेगा और हल्ला गुल्ला होगा और उसके बाद सरकार भी, इसीलिए इन बैठकों का काम कम होता चला जा रहा है। लेकिन तब भी जनता का पैसा है और उधर चाहे सत्ता पक्ष ये जिम्मेदारी बनती है कि वो समन्वय बना के जल्दी सत्र को चलाए और उनके साथ समन्वय की बैठक करे और जिससे दोनों लोग जनता के पैसे का संदेश आए और ये जाए कि जनता के प्रति वो कितने कर्तव्य और किस तरह से अपनी योजनाओं को लागू करना चाहते हैं, क्योंकि ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि बिना जनता के लिए जनता ही जनार्दन है और वही सब कुछ है, उन्हीं के लिए जो हो रहा है। इसलिए दोनों पक्ष से मेरा तो यही रहेगा कि विपक्ष को भी सहयोग करना चाहिए और सत्ता पक्ष को समन्वय बनाना चाहिए, क्योंकि जिम्मेदारी उनकी बात है, उनको प्रश्न करना। निश्चित तौर पर सत्र छोटा है, लेकिन इस छोटे से सत्र को प्रभावी कैसे बनाया जाए ये दोनों ही दलों पर निर्भर करता है। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था इस चर्चा के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इसमें जुड़ने के लिए। इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।